नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। भारत में करोड़ों लोग आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में दमदार रिटर्न देने का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। ऐसे में लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां दे सके। साथ ही इसकी बारीकियों को समझाने के लिए हम लगातार आपको एक्सपर्ट से भी जोड़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है क्रिस्टी मथाई जी, जो फंड मैनेजर है इक्विटी क्वांटम म्यूचुअल फंड के। साथ ही वो को फंड मैनेजर है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड और क्वांटम टैक्स सेविंग फंड के। तो चलिए इनसे आज जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है क्रिस्टी जी आपका हमारे शो पर। धन्यवाद तन्वी, हमें आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। क्रिस्टी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों में लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। ऐसे में वो निवेश के अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो इसे निवेश का वो एक अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं और ऑन एन एवरेज जैसा कि कहते हैं कि 12 से 15% का रिटर्न इसमें मिल जाता है। आपको क्या लगता है ये बात कितनी सही है? बिल्कुल तन्वी, अगर आप 12 से 15% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो काफी सही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप अगर इंडिया देखें, इंडिया की जीडीपी देखें, रियल जीडीपी 6 साढ़े 6% से ग्रो होती है हर साल। ये पिछले 20 साल 25 साल से भी ट्रू होता है। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन कंपोनेंट ऐड करें, जो तकरीबन 5 साढ़े 5 के आसपास चलता है, नॉमिनल जीडीपी आपका 11 12% के आसपास ग्रो होता है। अगर और इसमें अगर आप कोई कॉर्पोरेट्स की बात करें, स्पेशली लिस्टेड कॉर्पोरेट्स की, तो वो इस रेट से ज्यादा ग्रोथ तो होता ही है, उनका अर्निंग्स कंपाउंडिंग होता ही है। तो वो 12% पे अगर आप 3% का प्रीमियम ऐड करें, रिस्क प्रीमियम, जो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी होता है, उसे रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो अराउंड 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन खराब नहीं है। तो वो हो सकता है, और पिछले काफी सालों से अगर आप 10 साल 20 साल रिटर्न देखें तो वो इसी रेंज में होते हैं, ऑलमोस्ट 13 to 15% के ऊपर के आसपास। जी। नए साल में भी क्या आपको लगता है ये जो म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों का रुझान है वो जारी रहेगा? इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो काफी बार हमने देखा है कि अगर आपका पिछले साल का रिटर्न अच्छा हो या पिछले 2 साल का रिटर्न अच्छा हो, तो इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ फोलियो एडिशंस या न्यू इन्वेस्टर्स का एडिशन काफी अच्छा रहा है। और अगर आप हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो पिछले 4 साल बारिंग CY 22 रिटर्न्स डबल डिजिट ही हैं, और लास्ट ईयर तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस ने ही 20% के आसपास दिया है। और अगर स्मॉल एंड मिड कैप की बात करें तो उनका रिटर्न काफी अच्छा रहा है। तो म्यूचुअल फंड स्पेशली एकदम सही टूल है रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और स्पेशली आपका पास रिटर्न को देख के वो इंटरेस्ट बरकरार रहा है। बट हम ये हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कई साल अच्छा परफॉर्मेंस आता है, काफी बार में भी 1 2 साल परफॉर्मेंस नीचे भी जा सकता है, पर मार्केट में हमेशा बने रहना चाहिए, तभी आपका वो 12 से 15% का, जो मैंने बोला 13 से 15% का रिटर्न बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो SIP नंबर्स भी आप देखें तो काफी स्टेडी है, 17,000 करोड़ लास्ट रिपोर्टेड नंबर, और वो नंबर इंक्रीमेंटली इंक्रीज होता रहा है। और अब SIP नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल AUM भी देखें तो वही बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टर्स काफी सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए अकॉर्डिंग। जी। हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि 2023 जिस तरीके से हमने देखा कि शेयर मार्केट के लिए वो काफ़ी अच्छा रहा। 2024 को लेकर आपका क्या कुछ आउटलुक है और आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स पर इस साल जो निवेशक है वो अपनी नज़र रख सकते हैं? बिल्कुल। सो मार्केट को क्या ड्राइव करता है जनरली, अगर आप देखा जाए तो मार्केट के मेजर 3 ड्राइवर्स होते हैं। एक तो होता है आपका अर्निंग्स, दूसरा होता है आपका वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन जहां से आप चालू इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड लास्टली आपका फ्लोज, जो FI फ्लोज हो सकता है, डोमेस्टिक फ्लोज हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स में ही मार्केट जनरली कल डिसाइड होता है कि कहाँ जाता है।
तो अब अगर अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स अभी भी काफी रिजिलियंट है। पिछले साल आप अगर अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखें, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से सिर्फ आईटी सर्विसेज या ऐसे थोड़े एक्सपोर्ट फोकस सेगमेंट्स ग्रो नहीं हुए, बाकी हर सेगमेंट का काफी अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वो अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन स्टार्टिंग पॉइंट हर मार्केट कैप में मे बी लार्ज कैप रिलेटिवली चीपर है, पर स्पेशली मिड एंड स्मॉल में स्टार्टिंग वैल्यूएशन काफी हाई है। और सम ऑफ द केपेक्स फोकस सेक्टर्स जो है इंडस्ट्रीज में, वो उनका तो वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। तो वैल्यूएशंस ये साल में अगर बात करें तो उतना सपोर्टिव नहीं है। तो इसीलिए हमें जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स 1-2 साल, वो शायद पिछले साल से कम आए। उसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ मेजर वैल्यूएशंस। एंड लास्टली अब अगर फ्लोज की बात करें तो डोमेस्टिक फ्लोज जैसे मैंने कहा काफी अच्छा रहा है। एसआईपी बुक भी काफी स्ट्रांग रहा है, बट अभी भी 17 से 18% ऑफ द टोटल मार्केट एफआई ओन करते हैं। और उनका फ्लोज का काफी अनसर्टन है, स्पेशली बिकॉज आप अगर CY 24 की बात करें, काफी अनसर्टन इवेंट्स हो सकते हैं। स्पेशली आप जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है। और यूएस इंटरेस्ट रेट्स जो कम होने की आकांक्षा है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट वही पेंसिल इन कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे। बट अगर इन्फ्लेशन हियर इधर कहीं पे लाइक अनसर्टेन है, तो वो रेट कट में भी थोड़ा और पोस्टपोन हो सकता है। सो देर आर काफी मैक्रो फैक्टर्स जिसकी वजह से एफआई फ्लोज कैन बी काफी अनसर्टेन। तो जो 3 पॉइंट मैंने बोले, अर्निंग्स मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा, बट वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ईयर की पिछले साल जैसा हो वो शायद कम रहे। एंड लास्टली फ्लोस काफी अनसर्टन है, स्पेशली ऑन द एफआई साइड। जी। किन सेक्टर्स पर लेकिन फोकस रह सकता है इस साल, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। या सो अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी की पोर्टफोलियो देखें, वो एक वैल्यू फंड है जहाँ पे वैल्यूएशंस को काफी इम्पोर्टेंट है। एंट्री पॉइंट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है किसी भी सेक्टर किसी भी कंपनी में। तो हमारा ऑलमोस्ट 38% ऑफ का पोर्टफोलियो फाइनेंशियल्स में है, और वहाँ पे हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम 2 से 3 साल या लॉन्गर होराइजन में। क्योंकि आप अगर देखें इधर वैल्यूएशंस काफी रिलेटिवली चीपर है। स्पेशली आप अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो पिछले 1 साल से काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स भी। और हमारे हिसाब से अगर आप पिछले नेक्स्ट 2 साल की बात करें, 2 या 3 साल की बात करें, तो काफी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल क्रेडिट एनवायरनमेंट अच्छा है। अभी तक कॉर्पोरेट केपेक्स ग्रोथ काफी कुछ बड़ा ही नहीं है, तो ये होलसेल बैंक्स जो कॉर्पोरेट को लेंड करते हैं वो भी काफी अच्छे कर सकते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में काफी ओवरवेट है, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट और ग्रोथ एस्पेक्ट काफी अच्छा हो सकता है। दूसरा और एक सेक्टर जो अभी काफी अनलव्ड सेक्टर है, दैट इज आईटी सर्विसेज। पिछले 2 महीने में थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा तेजी आई है पर्टिकुलर सेक्टर में, बट आप अगर देखें पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट ये सेक्टर कहीं भी नहीं गया। एंड रीजन अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, क्योंकि काफी एक्सटर्नल फेसिंग क्लाइंट्स इन कंपनीज के डिमांड आउटलुक को लेकर काफी अनसर्टेन है। बट हमारे हिसाब से नेक्स्ट 2 साल में ये चेंज होना चाहिए। एंड जब ये चेंज होगा तो अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगा, तो वैल्यूएशन ऊपर जाने की आकांक्षा भी है। तो आईटी सर्विसेज एक अच्छा पॉकेट है, बैंकिंग एक बड़ा पॉकेट है हमारे लिए। और ऑटोज, स्पेशली हम मास एंड ऑटोज की बात करें, वहां पे अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ आया नहीं है पिछले 2019 लेवल से भी देखें। तो जब वो वॉल्यूम ग्रोथ आता है, एंड वो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा रिप्लेसमेंट डिमांड से, तो आपका मार्जिन अपटिक भी हो सकता है। तो दीज आर सर्टेन पॉकेट जहाँ पे हम काफी होपफुल हैं, ओवरवेट है हमारे पोर्टफोलियो के साथ। जी।
यहाँ पर जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो उससे पहले एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए एसेट एलोकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसेट को एलोकेट करने की जब बात होती है तो किन-किन ब्रैकेट्स में उसे एलोकेट करना चाहिए, और के ज़रिए किस तरीके से कोई एक आम निवेशक जो है वो अपने पैसों पर ज़्यादा अच्छा रिटर्न पा सकता है? बिल्कुल। सो अब अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल वही एसेट क्लास अच्छा नहीं करता। जैसे आप देखें हुँ, इंडियन पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, हिस्ट्री देखें, तो हर साल जो टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास चेंज होता रहता है। इक्विटीज काफी बार हैं, बट कभी कभार गोल्ड आते हैं। पिछले 5 साल में गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, एंड जनरली इक्विटी रिटर्न्स और गोल्ड रिटर्न्स का कोरिलेशन काफी लो है। तो जब इक्विटीज जनरली नीचे जाता है तब गोल्ड अच्छा करता है, और वाइस हुँ, वर्सा। सिमिलरली डेट की बात करें, स्पेशली जो सेफ लिक्विड फंड्स की बात करें, वो भी एक अच्छा सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छा हो सकता है। तो अगर हम क्वांटम में क्लियरली एसेट एलोकेशन काफी एडवोकेट करते हैं, तो हम हमारे हिसाब से अगर आप कोई भी इन्वेस्टर, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर को एक सेविंग्स पूल बनाना चाहिए, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को, अगर आप लेट से आपका जॉब कुछ भी अनसर्टन रीजन से आपका जॉब जाता है, 12 to 14 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस आपके पास किसी सेफ लिक्विड फंड में होना चाहिए, जो कोई क्रेडिट रिस्क नहीं देता, ड्यूरेशन लो रखता है। उसके ऊपर आपका जो ग्रोथ पाए है, इसको हम डिवाइड करते हैं 80-20 में। सो 20% गोल्ड में जाना चाहिए। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है तो गोल्ड एलोकेशन कम रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो एक इंश्योरेंस है। अगर कुछ खराब हुआ तो गोल्ड वो एसेट क्लास है जिसका रिटर्न अनकोरिलेटेड है इक्विटीज से, राइट, नेगेटिव कोरिलेटेड है। और उसके बाद अगर आप ग्रोथ बकेट जो आपका है इक्विटीज, तो इसमें भी आपको ऐसा एलोकेट करना चाहिए ताकि हम रिकमेंड करते हैं कि कोई भी वेरी लार्ज लिक्विड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्वांटम लॉन्ग टर्म का वैल्यू फंड जैसा है, उधर ऑलमोस्ट आपका एलोकेशन 45% होना चाहिए, जो 80 का बोला है। वो एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो रिस्क कम लेता है टू इन्वेस्ट, एंड वी ट्राई टू गिव वो रिस्क के हिसाब से व्हाट इज द मैक्सिमम रिटर्न यू कैन गेट। और उसके ऊपर आप ग्रोथ बकेट, क्योंकि देर आर अभी वर्ल्ड ओवर भी देखें, ग्रोथ है, वैल्यू एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो आपको हर टाइप के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का एक्सपोजर होना चाहिए। 40% हम बोलते हैं आप ग्रोथ स्टाइल में डालिए। और उसके ऊपर जैसे आप ये एक एक पिरामिड है, सिंपल पिरामिड है एसेट एलोकेशन को लेके। बॉटम ऑफ द पिरामिड जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन होता है, तो दैट शुड बी सेफ लिक्विड, जिसमें मैंने क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी की बात की। उसके ऊपर आप ग्रोथ स्टाइल बनाइए। उसके ऊपर आप जैसे आप ये पिरामिड के ऊपर जाते हैं, आपका रिस्क भी बढ़ता रहता है, तो उसके लिए आपको रिटर्न में कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, राइट। तो सबसे ऊपर आपका 15% जो हम बोलते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में आप एलोकेट करें। सो ये सिंपल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क है। हर इन्वेस्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने प्लानर के साथ कि कैसा आप ये बनाए, बट ये बेसिक सा एक फ्रेमवर्क है जो काफी अच्छा किया है ओवर द ईयर। जी। अभी हमने चर्चा की, उससे एक सवाल में 2 सवाल है, पहले एक पर बात कर लेते हैं। साल 2023 में हमने देखा था कि स्मॉल कैप फंड्स हैं, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे थे और निवेशकों की रुचि उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। हम जानना चाहेंगे क्या 2024 में भी स्मॉल कैप फंड्स इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करेंगे? आपको क्या लगता है? स्मॉल कैप अगेन ऐसा मार्केट कैप ऑपरेट करता है जो काफी सिक्लिकल है। तो उधर फ्लोस जैसे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि इंडेक्स काफी ऊपर जाता है, स्मॉल कैप फंड ऊपर जाता है। जैसे अगर आप पिछले 7 साल की हिस्ट्री लें, तो 2018-19 वो एक बुरा वक्त था स्मॉल कैप के लिए, तो करेक्शन काफी आया था, एंड लिक्विडिटी इस पूरे मार्केट कैप में एकदम ड्राई अप हो गई थी। बट कोविड के बाद आप देखें कि स्मॉल कैप ने काफी अच्छा किया है। जी। जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात चालू हुई, लाइक दिसंबर 21, नवंबर 21, और एक्सपेक्टेशन ये था कि फेड रेट हाइक करेगा,
वो एक्चुअली 6 महीने पहले हुआ, बट तब से स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस चालू हुआ था। अगर आप दिसंबर 21 से लेके फेब या मार्च ऑफ दिस ईयर 23 का आप रिटर्न देखें स्मॉल कैप का, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप को। बट मार्च ऑफ दिस ईयर से अगर अभी तक आप देखें तो स्मॉल कैप हैज बीटन मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस हैंड्स डाउन, देयर इज नो डाउट। तो वो उनके रीजंस क्या है? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छा खासा आया है स्मॉल कैप में, अगर आप देखें लास्ट साल में। एंड काफी इसका मेन रीजन है कि कमोडिटी प्राइस, जो रॉ मटेरियल प्राइस इन मोस्ट ऑफ दो सेक्टर, आप जो जहाँ पे स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, काफी कम हुआ है, तो मार्जिन्स काफी एक्सपैंड हुआ है। और अर्निंग्स ग्रोथ अक्रॉस द मार्केट है, तो वो स्मॉल कैप में भी है। तो आप अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें ऑन अ लोअर बेस, स्मॉल कैप अक्रॉस द बोर्ड हैव डन काफी अच्छा, राइट? तो एंड वो वैल्यूएशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड जब ये अच्छा करता है तो फ्लोज भी काफी बढ़ते हैं, स्पेशली आप म्यूचुअल फंड साइड से स्मॉल कैप में फ्लोज देखें तो काफी स्ट्रांग रहे हैं पिछले 6 7 8 महीने में। तो जी। अभी अभी फिलहाल आप देखें FY 24 में या CY 24 में, तो ये काफी डिफिकल्ट है कि कब क्या ये करेक्ट हो सकता है बिग टाइम। अगर ये फ्लोज चालू है तो स्मॉल कैप ये साल भी अच्छा कर सकता है, बट रिपीट ऑफ लास्ट ईयर काफी मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। बट जनरली बिकॉज वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड बढ़ चुके हैं, तो कंपेयर टू अलग मार्केट कैप जैसे लार्ज कैप, अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस काफी ज्यादा हैं स्मॉल कैप अकॉर्डिंग टू अस। सो हाँ, हमेशा हम ये रेकमेंड करते हैं कि ये एसेट क्लास को आप देखें 10 साल या मिनिमम 5 से ज्यादा टाइम होराइजन से। उस टाइम होराइजन अगर आपका हो, वो टाइम होराइजन आपका हो, तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। शॉर्ट टर्म में काफी पेन्स आ सकते हैं बिकॉज ये काफी वॉलेटाइल हो सकता है। जी। जी, लार्ज और मिड कैप फंड को लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इस साल क्या लगता है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड में अगर हमने 5 साल का होराइज़न लिया तो शायद उसमें ग्रोथ की संभावना है। लार्ज और मिड कैप को लेकर इस साल का नज़रिया हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर कोई इस साल निवेश करने की शुरुआत करना चाहता है तो क्या लार्ज और मिड कैप की तरफ वो देख सकता है? लार्ज एंड मिड कैप का भी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो हिस्ट्री से ज्यादा ही है कंपेयर टू 5 साल या 10 साल की हिस्ट्री से आप कंपेयर करें। इवन लार्ज कैप का वैल्यूएशन भी हायर है, बट द एक जो वेरिएबल है जो इनके फेवर में है वो है अर्निंग्स ग्रोथ, जो काफी स्ट्रांग रहा है CY 22 से। सो अगर आप लार्ज कैप की बात करें स्पेशली, तो आप इंडेक्स का कंपोजिशन ही देखें तो ऑलमोस्ट 30 35%, डिपेंडिंग आप कौन सा इंडेक्स लेते हैं, वो फाइनेंशियल का है और उसमें अधिकतर बैंक्स होते हैं। एंड अनदर 15 16% आईटी एज अ सेक्टर होता है। ये दो सेक्टर्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले, अगर आप 2 साल या 3 साल का देखते हैं टाइम होराइजन। सो और इधर वैल्यूएशन कंफर्ट अकॉर्डिंग टू अस भी है। तो ये एक सपोर्ट होता है किसी भी लार्ज कैप फंड के लिए टू बिगिन विद। उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट होता है बिकॉज आपका मेन सेक्टर जो है, जो सेक्टर इंडाइस का मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट 50 to 60%, वो काफी अंडर परफॉर्म किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये, और इसमें हम लोग कुछ कैटलिस्ट अनलॉक होते हुए देख रहे हैं कि ग्रोथ आ सकता है। तो इसी कारण से हम ये रेकमेंड करते हैं कि लार्ज कैप एज अ कैटेगरी अच्छा कर सकता है मिड एंड स्मॉल से, जहाँ पे ये सब टेलविंड्स प्ले आउट हो चुके हैं और वैल्यूएशन सपोर्ट भी नहीं है। सो लार्ज कैप की बात करें तो हमारे हिसाब से दिस साल शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बट अगर आप थोड़ा लंबा टाइम होराइजन देखें तो अच्छा कर सकता है कंपेयर टू अदर मार्केट कैप्स। जी। जिस तरीके से भी आप बता रहे थे कि लार्ज कैप फंड्स इस साल बेहतर कर सकते हैं, तो क्या अगर हम नए इन्वेस्टर्स की बात करें जो म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप फंड्स के साथ इसकी शुरुआत करें या किस तरीके से वो अपने म्यूचुअल फंड जर्नी की शुरुआत करें? मे बी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वो 25 साल का कोई व्यक्ति है और उसके पास 10,000 का अगर पैसा है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किस तरीके से 10,000 को वो अलग अलग तरह के फंड्स में एलोकेट कर सकता है? बिल्कुल।
सो लेट्स से अगर आपके पास 10 साल का, सॉरी, 10,000 रुपीज है और आपका टाइम साल 25 साल है, तो आप काफी रिस्क टॉलरेंस है, आपका लॉन्ग टाइम होराइजन है, तो हम सिंपल एलोकेशन बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ आपका ये मनी, जैसे मैंने बोला, वो पिरामिड, बेस ऑफ द पिरामिड में होना चाहिए, जो एक लार्ज लिक्विड स्ट्रैटेजी हो। ये आपका पिलर हो जहाँ पे ज्यादा अनसर्टनिटी ना हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, काफी प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स हो। सो समथिंग लाइक अ क्वांटम लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड, या कोई भी लार्ज कैप वैल्यू फंड कैटेगरी में आप देखें तो वो काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसके ऊपर आप जैसे बिल्ड करते हैं, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपको जाना चाहिए कि यहाँ से आपका ग्रोथ आता है, राइट, एक्स्ट्रा ग्रोथ। सो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं 40% कोई भी लार्ज ग्रोथ स्टाइल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और ये जैसे अभी 10,000 बोला तो ऑलमोस्ट 4,000 उसमें जाना चाहिए। उसके ऊपर बचा कुचा 20% जो होना चाहिए, दैट आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी स्मॉल एंड मिड कैटेगरी में। अगर आपको रिस्क टॉलरेंस आपका ज्यादा है, आप रिस्क ले सकते हैं, जो जाकि मैंने बोला ये 25 साल एवरेज इन्वेस्टर आपने बोला, तो मे बी वो स्मॉल एंड मिड में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है। बट गिवन अभी आपका वेयर वैल्यूएशन है, मैं बोलूंगा कि वो ग्रेजुअली आप बिल्ड करें ये पोजीशन में भी किसी एसआईपी के थ्रू, तो वो काफी अच्छा हो। जी, अभी चर्चा के दौरान आपने वैल्यू फंड की चर्चा की, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात की। थोड़ा-सा हम उसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों को अगर आप और आसान भाषा में समझा सकें तो उन्हें सहूलियत होगी। सो हम वैल्यू से क्या समझते हैं, तो वैल्यू हमारे लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी का फेयर वैल्यू लेट्स से 100 रुपए हो, तो हम उसे एटलीस्ट 25% डिस्काउंट पे लें। और वो अगर लेट्स से, और हमारा टाइम होराइजन हम लोग पेंसिल इन करते हैं 2 ईयर फॉरवर्ड के एस्टिमेट्स को। तो आपका अगर आपने वो 75 रुपीज में लिया, तो अगर 75 एज अ बेस से आप 100 तक वो इंट्रिंसिक वैल्यू रियलाइज होता है, तो आपका ऑलमोस्ट 33% रिटर्न बनता है 2 साल में। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। काफी जो हमारे कंपनीज जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो इससे मे भी अच्छा करते हैं, काफी कम करते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आप वैल्यूएशन का बिल्ड करते हैं, जो टिपिकली वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है, तो आपका रिटर्न उस ऑलमोस्ट 33% 2 या 3 साल में आपको रियलाइज होता है। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन आप बोलेंगे वैल्यू से, जो हम किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पे हम ले, हम ज्यादा ग्रोथ चेज नहीं करते, बट हम कंपनीज को चीपर बाय करने की कोशिश करते हैं कंपेयर टू वैल्यूएशन। और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए है कि ये 75 से 100 का जर्नी जो 2 या 3 साल में ये कंपनी को तय करना है, इसके लिए कोई विजिबल कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट की अगर हम देखें कि कंपनी का ये वैल्यू कैसे ऊपर जाएगा, इधर इट कैन बी अर्निंग्स ग्रोथ से हो, या मार्जिन एक्सपेंशन से हो, या कुछ वैल्यू अनलॉकिंग से हो, जो कंपनी करता है, तो हमें ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी हम जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो अभी अगर आप मार्केट में मोस्ट ऑफ द वैल्यू फंड देखें, तो जनरली ये उनका वैल्यूएशन इंडेक्स से चीपर होता है। जैसे बीएसई 500 अगर 17 पे ट्रेड करता है, तो एक टिपिकल वैल्यू फंड उनका वैल्यूएशन वुड बी 14 या 15, बिकॉज वो वैल्यूएशन उनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, राइट। तो ये ग्रोथ स्टाइल से अंतर है कि ग्रोथ इन्वेस्टर ये ग्रोथ चेस करता है, तो वैल्यूएशन काफी बार इंडेक्स से काफी ज्यादा होता है, राइट। सो दैट इज द की डिफरेंस। और ये जनरली सेफर माना जाता है। जैसे मैंने वो पिरामिड का एग्जांपल आपको दिया, हम्म। तो उसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड जहाँ पे आप लोएस्ट रिस्क लें इक्विटी में, वहां पे वैल्यू एज अ स्टाइल बिलोंग करता है। ओके। जी सर, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी हम जब बात कर रहे थे वैल्यू फंड की, तो क्वांटम का लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड किस तरीके से अभी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, और आगे अगर इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में अगर बता सकें। राइट, राइट।
सी क्वांटम लॉन्ग टर्म फंड एक काफी डिसिप्लिन्ड फंड है। अब अगर आप देखें तो हमारे रिटर्न्स भी इन अ वे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन अ सेंस काफी प्रिडिक्टेबल भी है इन टर्म्स ऑफ कैसे ये फंड बिहेव करेगा। जैसे जैसे मैंने बोला वैल्यू फंड का की क्राइटेरिया है इसकी, हम इंट्रिंसिक वैल्यू से चीप में ले, तो लेट्स से मार्केट काफी में लेट्स से मार्केट्स में काफी तेजी है और मार्केट बुल मार्केट फेज में है, तो जनरली हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते टू इन्वेस्ट, राइट। सो इन अ एक्सट्रीम बुल मार्केट अगर आप देखें तो मे बी वैल्यू फंड विल अंडर परफॉर्म द इंडेक्स, राइट, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। बट अगर आप अभी के एनवायरनमेंट में देखें जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ग्लोबली हाई है एंड सब लोग वैल्यूएशन कॉन्शियस हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में जनरली वैल्यू फंड अच्छा करता है। और अगर और टिपिकली व्हेन मार्केट क्रैश होता है या नीचे जाता है तो हमें वो वैल्यूएशन हमारे फेवर में होता है, क्योंकि जनरली जो वैल्यू बिकॉज हम लोगों ने कम पे किया है तो फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक, सो ग्रोथ स्टॉक सबसे पहले गिरता है अगर आप देखें किसी भी मार्केट फॉल में क्रैश में। सो डाउनसाइड प्रोटेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू फंड से। और कोविड के बाद आप देखें कि वैल्यू एज अ स्टाइल ने काफी अच्छा किया है कंपेयर टू ब्रॉडर इंडेक्स और किसी अदर स्टाइल से। सो हमारे हिसाब से ये स्टाइल कंटिन्यू अच्छा करना चाहिए, क्योंकि पास्ट डेकेड आप देखें 2010 से ऑलमोस्ट 2019 प्री कोविड ग्रोथ स्टाइल ने काफी अच्छा किया था। बट अगले काफी टाइम के लिए हमारे हिसाब से वैल्यू शुड डू वेल, एंड मेन रीजन है कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबली आर एट अ मच हायर रेट कंपेयर टू आप 2009 से 2000 ऑलमोस्ट कोविड के दौरान तक। तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वैल्यू एज अ स्टाइल को हेल्प करता है। सो अकॉर्डिंग टू अस वो अच्छा करना चाहिए। सो क्वांटम भी इन लाइन विद दैट परफॉर्मेंस देगा, और हमारा परफॉर्मेंस भी आप देखें काफी अच्छा रहा है पिछले 3 साल में, बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। जी। इस वक्त सभी टैक्स अपने रिटर्न्स फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। ऐसे में क्वांटम का टैक्स सेविंग फंड उनके काम आ सकता है। थोड़ा सा हम टैक्स सेविंग फंड के बारे में जानना चाहेंगे, ये किस तरीके से टैक्स बचत करने में मदद कर सकता है। तो अब अगर टैक्स टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो आपको काफी इन्वेस्टर्स को पता ही रहेगा कि एटीसी डिडक्शन जो मिलता है 1.5 लाख, जहाँ पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इधर काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड काफी अलग सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको टैक्स डिडक्शन में हेल्प करते हैं। जो ईएलएसएस फंड्स एक ऐसा कैटेगरी है जो इक्विटी रूट में आपको हेल्प करता है टू सेव टैक्सेस। सो हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ईएलएसएस कम्स विद लॉक इन, 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है टू इन्वेस्ट इनटू एनी ईएलएसएस प्रोडक्ट। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटीज में तो आप नॉर्मल रूप से इन्वेस्ट कीजिए। आपका टाइम होराइजन शायद ऊपर बड़ा लॉन्गर हो सकता है, बट आपको आप अपने आप को कभी कंस्ट्रेन नहीं करना चाहिए टू इन्वेस्ट। बट जो भी आपका पोर्शन हो टैक्स सेविंग के लिए वो आप ईएलएसएस में जरूर डालें, क्योंकि ये काफी अच्छा व्हीकल है टू इन्वेस्ट। मैं अगर क्वांटम ईएलएसएस फंड की बात करूं, ये एकदम आइडेंटिकल पोर्टफोलियो है क्वांटम वैल्यू फंड का, और आई थिंक वो आप अगर वो कैटेगरी में देखें शायद हम गिने चुने वैल्यू फंड है ईएलएसएस कैटेगरीज में जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पिछले 3 साल में, जब ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है। एंड ओनली थिंग इज कि ये इट कम्स विद अ लॉक इन, सो जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, बट इट्स अदरवाइज काफी अच्छा व्हीकल है टू ग्रो द वेल्थ ऑल्सो। जी। जब नए इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं तो कई ऑप्शंस ढूंढने के साथ ही जब वो म्यूचुअल फंड की ओर अपना रुख करते हैं तो उनके मन में ये भी सवाल आता है कि वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी को चुने कैसे। ऐसे में सर आपके ज़रिए हम समझना चाहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से समझे कि जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के ज़रिए वो अपने पैसे निवेश कर रहे हैं वो उनके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होगी। राइट।
हमारे फाउंडर हमेशा कहते हैं कि किसी भी फंड हाउस को सेलेक्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को ये 4 सवाल पूछना चाहिए, जो हम बोलते हैं 4 P's। पहला पी है कि व्हाट इज द पीपल। फर्स्ट पी इज पीपल। वो फंड के पीछे कौन लोग हैं। तो आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आए, उनकी पेडिग्री क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि वो फंड हाउस का क्या फिलॉसफी है। दूसरा पी इज फिलॉसफी। तो काफी बार ऐसा देखा गया है कि कोई certain fund houses can have so many funds, and maybe वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो, अच्छा नहीं हो। देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। बट अगर क्वांटम की बात करें तो पिछले 15 साल में हमारे गिने चुने 11-12 प्रोडक्ट्स हैं जो काफी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड है, एंड ये हर इन्वेस्टर के होलिस्टिक फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए है वेरी थॉट आउट। सो फिलोसफी बिहाइंड दैट फंड हाउस और वो फंड काफी इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तीसरा पी इज प्रोसेस। कि आप अगर 12 या 15 या 16% रिटर्न देने की बात करते हैं, जनरली आपका हिस्टोरिकली हो रहा है, तो आपका प्रोसेस क्या है जो ये रिटर्न्स रियलाइज करने के लिए हेल्प करता है। ये प्रोसेस में आपका रिसर्च टीम, आपका फिलॉसफी की आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, डिसिप्लिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो काफी इंपॉर्टेंट है इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने बोला कि आप क्यूएलटीएफ पोर्टफोलियो देखेंगे तो वेरी क्लियर है कि कौन से ऐसे समय है जब ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा, कब आउट परफॉर्म करेगा। ये वेरी क्लियर है, ये बिकॉज प्रोसेस इज वेरी क्लियर। सो प्रिडिक्टेबिलिटी इसी से आता है, वो प्रोसेस से आता है। सो इन्वेस्टर को वो भी समझना चाहिए कि अ, ये प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स भी हो ये फंड से। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स, 4 P's जैसे मैंने बोला, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है एक फंड हाउस सेलेक्ट करना। जी। फंड हाउस सेलेक्ट करने के बाद अगला सवाल ये होता है कि आपने जिस तरीके से बता दिया वो पैसे कहाँ एलोकेट करें वो तो समझ गए, लेकिन कितने फंड्स में वो पैसे लगाएं वो भी वो थोड़ा-सा उनके मन में ये सवाल रहता है। तो ऐसे में कितने फंड हाउसेस में या कितने फंड्स में उन्हें पैसा लगाना चाहिए? क्या कैपिंग रखनी चाहिए? Right. See, इसका सीधा सवाल आंसर तो नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। बट आप ये एनालिसिस करें कि लेट्स से आप कोई भी फंड लें, लेट्स से जैसे मैंने बोला वो पिरामिड में आपको लार्ज कैप हुँ, एक्सपोजर चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको स्मॉल मिड चाहिए। सो हर एक कैटेगरी में आपका कोई एक फंड होना चाहिए, एक फंड हाउस या 2 फंड हाउस जो आपके गिने चुने हो वो होना चाहिए, हुँ, राइट। हम लोगों ने देखा है कि अगर जनरली एन इन्वेस्टर का पूरा मनी एक कैटेगरी में होता है, समटाइम्स स्मॉल या मिड कैटेगरी में उनका लेट्स से 100 इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 80% उधर जाता है, और तो वो काफी रिस्की हो सकता है। सो ये डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक कैटेगरी में जो आप जैसे हम बोलते हैं, एक या 2 फंड हाउस से ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो काफी ओवरलैप होता है। तो आप ये फंड हाउस, बिकॉज सेबी ने अभी क्लियरली कैटेगराइज कर दिया वेरियस कैटेगरीज है, तो वो कैटेगरी में अगर आप एक या 2 फंड हाउस चुने तो काफी अच्छा है। अदरवाइज वो कैटेगरी में हर एक फंड सेम स्टॉक आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो दैट इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, बट आप अगर वो डाइवर्सिफिकेशन देखें और वो कैटेगरी देखें जहां आपको एक्सपोजर चाहिए, तो आपको आंसर काफी क्लियरली पता लग जाए। जी। ऐसे में क्या वो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किस कैटेगरी में वो कितना इन्वेस्ट करे, उसको लेकर आपने बताया कि वो सब पे अलग-अलग डिपेंड कर सकता है। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ओवरलैपिंग से वो बचा सकें अपने इन्वेस्टमेंट को? या वो भी काफी हुँ, अच्छा कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप काफी लार्ज कैटेगरी है, बट जनरली हम लोगों ने देखा है कि काफी हर्ड बिहेवियर है। जैसे अभी आप कोई भी फ्लेक्सी कैप ले तो उनका हुँ, अधिकतर पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मिड को काफी टिल्टेड है। एंड उससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप देखें कि जनरली परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए अभी लेट्स से पिछले 1 साल में स्मॉल एंड मिड कैटेगरी ने काफी अच्छा किया है। एंड अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें
जो काफी डिसिप्लिन्ड है, उनको लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप में काफी तेजी आ चुकी है, देयर इज करेक्शन के पॉसिबिलिटीज है, बट टिल्ट काफी फंड हाउसेस का उस डायरेक्शन में है। सो समटाइम्स क्या होता है कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं थ्रू अ फ्लेक्सी कैप, वो मिलता नहीं है। So better way is, I would say, flexi cap. There are good funds in that category also, जो आप स्टडी कर सकते हैं, बट बेटर आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से लार्ज मिड एंड स्मॉल आपने क्लियरली डिफाइन, जो सेबी ने क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो उसी में जी। अगर आप फंड्स देखें तो आप वेरी क्लियर है कि वो आपका पोर्टफोलियो जो एक्सपेक्टेड मैंडेट है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ 15 या 20% ही स्मॉल एंड मिड में चाहिए, तो अगर आप उधर ही कैप कर दें कि आप, मैं वो अपना अमाउंट इसी में डालूंगा एंड वो उसी कैटेगरी में डालूंगा, लेट्स से 15% विल गो इनटू स्मॉल एंड मिड ओनली द फंड, एज अपोज टू अ फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे काफी दिशा में जा सकता है, हम्म। काफी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप जो अवेलेबल है। बट मार्केट में आप देखें तो काफी अच्छे फ्लेक्सी कैप भी हैं विच इन्वेस्टर्स स्टडी कर सकते हैं, तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आप ही कैप कर रहे हैं कि आपका एक्सपोजर मेरे को इस लिमिट से ज्यादा नहीं करना, तो आई एम सेलेक्टिंग विद इन दैट कैटेगरी टू और थ्री पार्ट, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी। जी। और यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स को लगातार यही बात कहते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो यहाँ पर एक अहम रोल आ जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। उनके आप वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही अपने पैसों को निवेश करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने पैसे कहाँ लगाने हैं। तो वैसे में जो वित्तीय सलाहकार है वो उनके गोल, उनकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें गाइड बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ भी आप उनकी मदद ले सकते हैं और उसके बाद अपने निवेश जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अंत में क्रिस्टी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? तो रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपली म्यूचुअल फंड इज एन अमेजिंग टूल टू कंपाउंड वेल्थ। जैसे आपने बोला, वो 13 to 15% रिटर्न हिस्टोरिकली मार्केट ने दिया है अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम। दी ओनली थिंग इज कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। मैंने काफी डेटा पॉइंट स्टडी किया है जहाँ पे ये क्लियरली बताया, अगर आपका टाइम होराइजन आप काफी लॉन्ग है तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इन इक्विटी बहुत कम हो जाता है। एंड हाउ टू इन्वेस्ट, ये काफी सवाल आता है। एसआईपी तो क्लियरली इज अ ट्रेंड एंड लॉट ऑफ पीपल वो एसआईपी को समझ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये काफी डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपके हर मार्केट लेवल्स पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, और जनरली इंडियन मार्केट का ग्रोथ 15 to 14% है। तो एसआईपी एक ऐसा व्हीकल है जिसमें आप, अगर मार्केट का भी एक्सपेंसिव है तो आप अनड्यूली ज्यादा पैसा एलोकेट नहीं कर रहे, बट इवन एट अ डाउनफॉल अगर आप इन्वेस्ट करना भूल गए तो स्टिल यू आर गेटिंग सम एक्सपोजर। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लमसम में इस टाइम पे अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि लमसम तभी करना चाहिए जब आप सब वैल्यूएशन आपके फेवर में हो, विच क्लियरली इज नॉट द केस अकॉर्डिंग टू अस। सो कीप सिप, डूइंग सिप विद अ लॉन्ग टाइम होराइजन, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा म्यूचुअल फंड। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया क्रिस्टी जी, हमारे शो पर आने के लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी अहम जानकारियाँ आपने हमारे व्यूअर्स को दी म्यूचुअल फंड से संबंधित, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपके मन में और क्या कुछ सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।